वेलकम गाइस। लेक्चर 1 में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हमने देखी। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है, देखो कि भाई ये जो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूर जा रहे हैं, सेंटर के रिस्पेक्ट में, और जब अट्रैक्शन हो रहा है तो एक सेंटर की तरफ हो रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर, है ना, हमेशा। दूसरी हमने प्रॉपर्टी देखी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज डिनोटेड एज ई। जो सबसे छोटा चार्ज हम मानेंगे उसकी वैल्यू होगी ई के बराबर। ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज हम मान के चलेंगे, ऑल दो इससे छोटे चार्जेस भी पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये आपको याद रखना है। एन यहाँ पर एक इंटीजर है, इंटीग्रल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1.5 5/3 2/3 ऐसा नहीं होगा। तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है किसी बॉडी पे, इसका मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, उस बॉडी को किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो पक्की बात है किसी दूसरी बॉडी से लिए जा रहे हैं तो वो दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज, कमी। और लास्ट फोर्थ पॉइंट हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, की चार्ज को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वही थर्ड पॉइंट वाली बात, क्वांटाइजेशन वाली, कि भाई किसी बॉडी को अगर नेगेटिव चार्ज दे रहे हो तो आपने क्रिएट नहीं किया है, कहीं से इलेक्ट्रॉन लाकर इसको दिया है। एक टॉपिक इसमें रह गया था, पहले हम उसे देख लेते हैं, पॉइंट 5। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। वैसे तो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप मतलब पढ़ सकते हैं काफ़ी कुछ, लेकिन आपके काम की जो है यहाँ पर मैं उतनी ही डिस्कस करूँगा। यहाँ पर है फ्यू पार्टिकल्स और उनके चार्जेस, साथ में उनके मासेस भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे है। सबसे फर्स्ट पार्टिकल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक सिंबल आप ई नेगेटिव यूज़ कर सकते हो। ये ई एलिमेंट्री नहीं है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ई के बराबर, और ई की वैल्यू हम सब जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप 1.602 भी याद कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन का मास इतने डिजिट तक सबको याद होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको अभी याद कर लो, आज ही याद कर लो। 9.1 इंटू 10⁻⁻31, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर माइनस ई। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को आप लिख सकते हो, डिनोट कर सकते हो पी से। ठीक है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ऑफ ई, और ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करो डिजिट को, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चार्ज हो गया प्रोटॉन का। मास कितना है प्रोटॉन का, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। हो सके तो 1.673 तक भी 2 डिजिट और भी याद कर लो, बट इतने डिजिट एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल आप N यूज़ कर सकते हो। न्यूट्रॉन पे ज़ीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसका मास लगभग प्रोटॉन के ही मास के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ इसका मास लगभग बराबर होता है प्रोटॉन के ही मास के, मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे पॉजिट्रॉन। देखो पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का ही भाई है, बस चार्ज अलग है। मतलब पॉजिट्रॉन को आप P+ से, या फिर P+ से बेटर साइन रहेगा इसके लिए E+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही भाई है, बस इसका चार्ज है पॉजिटिव। तो देखो इस पे चार्ज होता है +E,
और मास एग्जैक्टली इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के मास के ही बराबर होता है। तो बी पार्टिकल एंटी पार्टिकल, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स में जाते हैं, तो हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन नहीं एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। क्योंकि एंटी पार्टिकल होने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे चार्ज अपोजिट, मास सेम, स्पिन अपोजिट, ऐसे करके बहुत सारा है। बस फिलहाल आप चार्ज और मास से ही इनमें फ़र्क कर लो, चार्ज और मास से ही इनमें फ़र्क कर लो। तो चार्ज इनके इक्वल अपोजिट, मास एग्जैक्टली इक्वल, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है। नेक्स्ट आया हमारा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जो हीलियम होता है ना, हीलियम, मैं हीलियम का अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, सिंबॉलिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये होता है हीलियम। दो इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, और दो इसमें प्रोटॉन है, ये दो इसमें प्रोटॉन है, ये वाला और ये वाला, दो इसमें प्रोटॉन है और दो इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जो हीलियम है, इस हीलियम का अगर हम ये इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, तब जो बचेगा वो ही अल्फा पार्टिकल है। मतलब हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, वो ही अल्फा पार्टिकल है। तो अब अभी हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो लगभग सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है, उसका जो चार्ज होता है ना, चार्ज, वो दो प्रोटॉन के बराबर होगा। क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज ई तो 2e, देखो 1.6 का डबल है ये 3.2, तो 2e ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा। लेकिन मास में तो प्रोटॉन का भी रोल होगा और न्यूट्रॉन्स का भी रोल होगा। तो मास में 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया कैसे? क्योंकि एक प्रोटॉन का मास, दो प्रोटॉन का मास, तीन प्रोटॉन का मास, चार प्रोटॉन का मास, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग सेम है। तो कितने प्रोटॉन लगभग है यहाँ पर? 4, तो 4 प्रोटॉन के बराबर मास हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। तो कूलम ने क्या किया? कूलम ने जो चार्जेस है, हमने देखा कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। कितने अमाउंट से वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं, ये बताया कूलम ने 1785 में। क्या बोला इन्होंने कि सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज सपोज है Q1 और एक चार्ज है सपोज Q2, और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, सपोज वो डिस्टेंस R है। तो इन्होंने बोला इन दोनों के बीच इनके चार्ज के नेचर के हिसाब से जो भी फोर्स होगा अट्रैक्शन या रिपल्शन का, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे फर्स्ट, दोनों के चार्जेस पे डिपेंड करेगा, कितने कितने इनके चार्जेस हैं, मतलब Q1 पे और Q2 पे। जितना हाई चार्ज होगा, जितने ज़्यादा कूलम का चार्ज होगा, चार्ज की यूनिट कूलम इन्हीं के नाम पे रखी गई है, तो जितना हाई कूलम वैल्यू का चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, उतने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, दोनों में जितने ज़्यादा होंगे दोनों। दूसरा बोला इन्होंने कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ग्रेविटेशन की तरह ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा। देखो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोगों के लिए भी बताऊंगा इसको क्यों। पहले ये पूरा लॉ में डिस्कस कर लेता हूँ।
तीसरी चीज़ इन्होंने बोली, और ये बहुत काम की चीज़ थी, कि भाई ये मीडियम में किस मीडियम में रखे गए हैं उस बात से भी फोर्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हर मीडियम का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता ही है इस फोर्स पे। तो उस चीज़ को इन्होंने बोला कि भाई ये जो मीडियम है ना, हर मीडियम का अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जिसको किसी किसी बुक में एप्साइलन आर से, कोई कोई इसको के से डिनोट करता है। हम फिलहाल इसको एप्साइलन आर से डिनोट कर लेते हैं। आप चाहो तो के से भी डिनोट कर सकते हो। क्या है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओ फ्री स्पेस नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये। अब अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। फिलहाल फ्री स्पेस या एयर के लिए, फॉर एयर और फ्री स्पेस, इन दोनों के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है, और वो होती है 1। तो जब सबको कंबाइन करेंगे, इन तीनों स्टेटमेंट को इनके कंबाइन करेंगे, तो वी विल गेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट आ जाता है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। एप्साइलन आर ऑलरेडी है ही नीचे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ। ठीक है, मैं यहाँ पर एफ भी लिख देता हूँ, और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को मेमोराइज करना है, सबको याद करना है बेटा। 1/4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये 1/4 पाई एप्साइलन नॉट कहाँ से आया? ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद रखना है। जैसे ग्रेविटेशनल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको अगर, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आता है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन होता है? g। वहाँ पे तो सिंपल था। अब वो वैल्यू थोड़ी सी मतलब आपको लग सकती है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट इसके आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? देखो, जब एप्सिलॉन के अपॉन में आर था, तो ये रिलेटिव वर्ड आ गया, रिलेटिव के लिए आ रहा है। इसको के क्यों बोलते हैं? ये नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, सेकंड चैप्टर में इसको के बोला गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर एप्सिलॉन के अपॉन में नॉट आ जाए, तो यानी कि ये किसी स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रहा है, या जिसके रिस्पेक्ट में सब कुछ देखेंगे उसकी बात कर रहा है। नॉट वर्ड तो उसी के लिए आता है यहाँ पे। तो एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। देखो, फॉर एयर और फ्री स्पेस, इनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर तो 1 होती है, पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर फ्री स्पेस के लिए होता है 1, बट एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और कभी कभी पता है क्या है, अगर एक वैल्यू और आ जाती है एप्सिलॉन, क्या करते हैं उसमें, अगर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को, किसी भी मीडियम के एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन नॉट से इंटू कर दो, तो वो एप्सिलॉन बन जाता है, और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी।
ठीक है, याद रखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को ही एप्सिलॉन बोल देते हैं, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की ही है, एप्सिलॉन आर किसी भी मीडियम का हो सकता है, सबके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। किसी के लिए 80, 40, 20, एयर के लिए 1। बट एप्सिलॉन नॉट जो है ये फिक्स है, ये सिर्फ फ्री स्पेस और एयर के लिए ही है। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस या एयर के, नॉट वर्ड एयर के लिए आया है, ऐसे याद रखना। तो ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जब आप 4 की वैल्यू, 4 तो 4 ही है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यू विल गेट 9 इंटू 10⁻9। ओके, अब बची इसकी यूनिट। तो यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, एप्सिलॉन आर तो होता है यूनिटलेस, ठीक है, एप्सिलॉन आर यूनिटलेस होता है। मैं इसको थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या बोला कि भाई एप्सिलॉन आर तो होता है यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब बचा कौन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी यूनिट क्या होती है। तो भाई इसकी यूनिट अगर आपको निकालनी है तो वो हो जाएगी, देखो आर स्क्वायर को एफ के इनटू में ले आओ और Q1 Q2 को अपॉन में ले आओ, जैसे यहाँ पे करते थे ग्रेविटेशन वाले में। तो इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखो सोच के देखो, वीडियो को पॉज करके सोच के देखो, न्यूटन आर स्क्वायर इंटू में मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, ये इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन आप लोग निकालें और कमेंट करके बताएं कि इसकी डायमेंशन क्या है। दूसरा एप्सिलॉन नॉट, भाई अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना है तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि 4 पाई की तो नंबर है, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बनेगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन जो ऊपर आई उसके उल्टी हो जाएगी, बस प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दो ना। ये हो गया आपका कूलम्स लॉ की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। कूलम्स फॉर्मूला, कूलम्स लॉ ये दिया था कूलम ने 1785 में। एक चीज़ और याद रखें, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हो। इसी फोर्स को, ये जो निकाला है हमने, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। अब हम बात करते हैं आगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो सपोज पॉइंट नंबर 1 पे हमारे पास चार्ज है +Q, पॉइंट नंबर 2 पे हमारे पास चार्ज है -Q। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है R, और ये पॉइंट 1 ही ओरिजिन पे रखा हुआ है, ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन से इस तरफ होगा वेक्टर R वेक्टर, ये रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 1 ने 2 पे जो फोर्स लगाया तो इसको डिनोट करेंगे ऐसे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना होगा। तो वैल्यू तो हम जानते हैं भाई, होगी, सपोज यहाँ पर फ्री स्पेस है, थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर फ्री स्पेस है, या फिर एयर है, या फिर एयर है, ऐसा मान लो। तो फोर्स कितना बनेगा, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो गई। फर्स्ट चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, जब मैंने मैग्नीट्यूड लिखा तो मैंने साइन को इग्नोर कर दिया,
ठीक है, अपना अपना तरीका है इसको लिखने का, लेकिन ये मैं तरीका आपको सबसे सूटेबल लगेगा। जब भी आप वैल्यू लिखो तो साइन तो हटा दो, ठीक है। अब लिखेंगे हम इसकी यहाँ पर डायरेक्शन। तो एक चीज़ बताओ, 2 पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, ठीक है। ये जो प्लस माइनस के साइन है ना, इन प्लस माइनस के साइन को देखकर हम डायरेक्शन यहाँ डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ दोबारा चार्ज, यहाँ साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर 2 बार साइन नहीं लेना है ना। तो भाई इनके जो भी साइन होंगे उन साइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम साइन ले चुके हैं, ठीक है। तो याद रखें, जब भी किसी वेक्टर इक्वेशन का मैग्नीट्यूड या वेक्टर वैल्यू का मैग्नीट्यूड आप लिख रहे हो तो साइन नहीं लेने। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन नहीं लेने। कब? जब भी आप वेक्टर इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लिखोगे, सिर्फ तब ही बस, ठीक है। चार्जेस के साइन नहीं लेने। डायरेक्शन देखो, अपोजिट प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो हम 2 पर फोर्स निकाल रहे, ऑन टू, फोर्स ऑन टू निकाल रहे हम सेकंड वाले पर, तो सेकंड वाला इस तरफ चलेगा। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी -r कैप, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये 1 वाले पे 2 कितना फोर्स लगाएगा, इस 1 पे 2 ने कितना फोर्स लगाया, ये चेक करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस विल बिकम मैग्नीट्यूड। तो दोनों क्योंकि वैल्यू तो सेम है तो मैग्नीट्यूड रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर एप्सिलॉन r 1 हो गया, Q1 Q है, Q2 भी Q है, दोनों Q स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शन देखो, अब यहाँ पे साइन नहीं लेने, फिर बोला डायरेक्शन देखो। तो ये जो माइनस चार्ज है ये इस प्लस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा ना अपनी तरफ। तो इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है? जिधर r वेक्टर है उधर ही, तो r कैप, ठीक है। कैप लिखना है यहाँ, वेक्टर नहीं लिखना, वरना मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से लिखा नहीं है, आप इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं। ये हो गया। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इन दोनों का, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ये देखो और ये मैग्नीट्यूड, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अब ध्यान रखें, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रूव दैट कूलम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऐसा प्रूव करके दिखाओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको ये करके दिखाना होगा, इतना डेरिवेशन, ठीक है। ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब इस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पे बेस मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। उस पर मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का यूज़ करके दो चार्जेस के बीच डिफरेंट कंडीशंस में फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले मैं इसके एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा छोटे छोटे इस फॉर्मूला पे। आप ये फॉर्मूला याद कर लो फोर्स का, 1/4πε0 F इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्साइलन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एक बार आप मेरे साथ रिपीट कर दें फॉर्मूला, सभी के सभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। बोले F इज इक्वल टू 1/4πε0 साइलन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो फिर देखनी पड़ेगी कि साइन कैसा है चार्ज का। ये आप याद करें। इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल लेके आता हूँ, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और आगे फिर बढ़ेंगे इसमें कि किन किन कंडीशंस में ये काम करता है, कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कूलम्स लॉ, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।